हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। इसके पिछले 6वें वीडियो में मैं आपको संकरण पढ़ा रहा था, जिसमें sp3 संकरण तक आपको कंप्लीट करा दिया हूं। अब आप आगे देखिए, डी कक्षकों वाले तत्वों में संकरण। तो इसमें हम संकरण जो देखेंगे, जैसे sp3d संकरण भी देख सकते हैं या dsp3 संकरण भी देख सकते हैं। मतलब कि ये डी जो ब्लॉक है, ये बाद वाला डी ब्लॉक भी हो सकते हैं, इनसे पहले वाला डी ब्लॉक भी हो सकता है। तो इतने सारे डी ब्लॉक्स को हम लेकर के यहां पर संकरण कराएंगे। तृतीय आवर्त तत्वों में एस तथा पी कक्षकों के साथ डी कक्षक भी उपस्थित होते हैं। इन डी कक्षकों की ऊर्जा 3s, 3p, 4s, 4p कक्षकों की ऊर्जा के समान होती है। अब देखिए, जैसे 3s 3p कहते हैं तो 3d भी होना चाहिए, क्योंकि थर्ड वाले जो कोश हैं उसमें d ऑर्बिटल भी आ जाते हैं। लेकिन d ऑर्बिटल में भरने से पहले वो 4s ऑर्बिटल में भरता है, क्योंकि 3d का मतलब है 5 और 4s का मतलब है 4, है ना, और 4p का मतलब है 5। तो सबसे पहले 4s में भरेगा, फिर 3d में भरेगा, फिर 4p में भरेगा। ये ऊर्जा का स्तर हम देखते जाते हैं। परमाणु की संरचना में मैंने आपको डिटेल बताया है, वहां पर जाकर के आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो 3d कक्षकों की ऊर्जा 3s, 3p एवं 4s, 4p कक्षकों की ऊर्जा के समतुल्य होती है। 3p और 4s कक्षकों की ऊर्जा में अधिक अंतर होने के कारण से 3p, 3d एवं 4s कक्षकों का संकरण संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि संकरण की एक पहली मुख्य नियम यह है कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षकों में ही, ऑर्बिटल में ही संकरण हो सकता है। जबकि 3p, 3d और 4s इन कक्षकों में ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा कम ज्यादा है, मतलब अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको एक साथ हम संकरित नहीं कर सकते। sp तथा d कक्षकों के संकरण के मुख्य प्रकारों को नीचे सारांश में दिया गया है। पहला है PCl5 में sp3d संकरण का होना। अभी तक हमने sp3 पढ़ा है, अब sp3d संकरण। फास्फोरस परमाणु Z=15 की तलस्थ अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नीचे दर्शाया गया है। देखिए, फास्फोरस 5 क्लोराइड के साथ जुड़ते हैं, तो फास्फोरस में जो 15 है उसका ग्राउंड स्टेट क्या है, शुरू में कैसा रहता है, ये भी हम देखेंगे। फास्फोरस की आबद्ध निर्माण परिस्थितियों में 3s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होकर रिक्त 3dz² कक्षक में प्रोन्नत हो जाता है। इस प्रकार फास्फोरस की उत्तेजित अवस्था के विन्यास को भी दर्शाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आप तलस्थ अवस्था देखिए, p में 15 है। 15 का मतलब है 1s², 2s², 2p6, यह हो गया 10, फिर 2 12 और 3 15 हो गए। देखिए, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल के 3d कक्षक में चला जाएगा। ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन उड़ के 3d कक्षक में चला गया, ये उत्तेजित अवस्था हो गई। अब इनमें संकरण हो जाएगा, एक s, 3p और एक d कक्षक में संकरण होगा। ठीक है, तो टोटल 5 कक्षक इसमें बन जाएंगे और पांचों कक्षक होंगे sp3d कक्षक। संकरण के लिए आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे तो देख लीजिए, नहीं तो संकरण नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो sp3d कक्षक बनेंगे 5 की संख्या में, और ये पांचों कक्षकों से एक एक क्लोरीन जो है जुड़ते जाता है और 5 यहां पर बंध बन जाते हैं, जिससे हमको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हमको मिल जाता है। ठीक है, बहुत सरल है। देखिए, एनसीईआरटी जो है किसी भी चीज को बहुत सरल ढंग से बताने की कोशिश करता है, और गागर में सागर भरा हुआ है। बस बशर्ते जो समझने समझाने वाले हैं वो आपको समझा सकें, बस और कोई बात नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपके साथ कि इसको समझा सकूं। इस प्रकार 5 कक्षक, एक s, 3p तथा एक d कक्षक संकरण के लिए उपलब्ध होते हैं। इनके संकरण द्वारा 5 sp3d संकर कक्षक प्राप्त होते हैं, जो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी के 5 कोनों की ओर उन्मुख होते हैं, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो संरचना बन रही है
वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना है। आप ध्यान रखेंगे हमने पूरे इस चैप्टर में बहुत सारे जगहों पे अणुओं की आकृति पढ़ी है। उन आकृतियों को आपको रट लेना है, कॉपियों में आप लिखते जाइए उसको कि किसकी किसकी आकृति कैसे कैसे है, क्योंकि वहीं से नीट में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी मतलब ये है, आप देख सकते हैं कि एक त्रिकोण ऐसा है और एक उल्टा त्रिकोण ऐसा है और इसके साथ दो पिरामिड आजू बाजू जुड़े हैं, समझ रहे हैं, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी है। अब इसको ऐसे देख के जो भी समझ सकते हैं समझ लीजिए। अब 3D तो मेरे पास है नहीं मॉडल इसका, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कैसा होता है। अब यहां पर देखिए और भी इनके संकरण बताए हैं, कहां कहां पर कौन कौन से उदाहरण होंगे। तो DsP2 संकरण, अब D कक्षक S और P से पहले वाला कक्षक यूज हो रहा है। ठीक है, इसमें वर्ग समतली अणु की आकृति बनेगी, एक D एक S और दो P मिलके यहां पर संकरण करते हैं। और इसका उदाहरण है टेट्रासाइनो निकिल, निकिलेट आयन है यहां पर 2- है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा ले लिया है। वैसी टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट भी है, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां पर आ चुके हैं। इस तरह का जो आयन दिखने वाले जो अणु हैं जिसमें कुछ चार्ज दिखते हैं, उनको आपको विशेष याद रखना है, ध्यान देंगे आपको। अब है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, तो ये अभी आपने पढ़ा sp3d संकरण, ठीक है, और ये PCl5 में पढ़ा, वैसे PF5 भी है। वर्ग पिरामिडी में आपका जाएगा sp3d2, अब 2 आ जाएंगे d ऑर्बिटल, ये देखिए d ऑर्बिटल 2 आ गए, यहां पर 1 थे, यहां पर 2 आ गए। अब ये है ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, ब्रोमीन में ऐसा आएगा पेंटाफ्लोराइड। और sp3d2 और d2sp3 दोनों का अंतर आप लोग समझ लीजिए और भी, है ना। जैसे हमने यहां पर पढ़ा कि ये वाला जो d2 है ये s और p के बाद का है, लेकिन ये वाला d है इनके पहले का ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए d2sp3 जो है ये आपको हेक्सा अमोनियम कोबाल्ट, यहां पर एक आयन है, 3 इसमें धन आयन है, का मतलब है ये 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, जबकि SF6 और हेक्सा फ्लोरोक्रोमियम ये 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, SF6 न्यूट्रल है और इनमें sp3d2 संकरण है, इस टाइप का। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से इन सब चीजों को आपको याद करना है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी ज्यामिति में सभी आबंध कोण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, आबंध कोण कम ज्यादा हो जाते हैं। PCl5 में फास्फोरस के 5 sp3d संकर कक्षक क्लोरीन परमाणुओं के अर्धवृत्त कक्षकों से अति व्यापन कर 5 PCl सिग्मा आबंध बनाते हैं। इनमें से 3 आबंध एक तल में होते हैं और जिनमें 120 डिग्री का कोण होता है। PCl5 में 5 बंध बने हैं, तो 3 बंध 120 डिग्री पे और 2 बंध 90 डिग्री पे होते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे, देखना यहां पर। इन्हें विषुवतीय आबंध यानी इक्वेटोरियल कहते हैं। ठीक है, देखिए विषुवत रेखा होती है, आप जानते हैं, इसको इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा, उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो ठीक बीच में होता है। तो ये 120 के बराबर कोण में 3 है। ठीक है, अन्य 2 PCl आबंध क्रमशः विषुवतीय तल के ऊपर और नीचे होते हैं और इससे इनका 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे मान लो मैं फास्फोरस हूं, मेरे साथ 3 क्लोरीन ऐसे 120 डिग्री में जुड़ गए, ऐसे आजू बाजू में, और 2 क्लोरीन ऐसे एक आगे एक पीछे, यानी ऊपर नीचे कह सकते हैं, इस तरह से जुड़ गए। मैं ऐसा हूं तो 3 ऐसे जुड़े, फिर एक ऊपर एक नीचे जुड़े, ऐसे 90 डिग्री हुए। इन्हें अक्षीय आबंध या एक्सियल कहते हैं, क्योंकि वो ऐसे सीधे हैं तो अक्ष के जैसे दिखाई दे रहे हैं। चूंकि अक्षीय आबंध इलेक्ट्रॉन युग्मों में विषुवतीय आबंधी युग्मों से अधिक प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, अतः ये आबंध विषुवतीय आबंधों से लंबाई में कुछ अधिक तथा प्रबलता में कुछ कम होते हैं। देखिए ये जो 90 डिग्री वाले हैं, इनकी बंध लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए इनमें प्रबलता कम होती है, क्योंकि बंध लंबाई कम होने से ज्यादा स्ट्रांग जुड़ते हैं।
बंध लंबाई ज्यादा होने से कम स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होते हैं, देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन युग्मों में आबंधी युग्मों से अधिक प्रतिकर्षण आण्विक क्रियाएं होती हैं, ये ज्यादा प्रतिकर्षित होकर दूर जाते हैं, इसलिए ज्यादा बंध लंबाई हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप PCl5 अत्यधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, अब वो दूर चले गए हैं तो PCl5 जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट करके इनके जगह रिप्लेस कर लेता है। अब आप SF6 का बनना देखिए, इसमें sp3d2 संकरण है। तो सबसे पहले आप सल्फर देखिए, सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहां पर आखिरी में आप देखिए 3s² है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कैसा है, 1s², 2s², 2p6, ठीक है, उसके बाद 3s² और 3p4 ऐसा आ रहा है। ठीक है, सल्फर का यानी कितना हो गया, 10, 2, 12 और 4, 16। तो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है 16 है, इस तरह से वितरण है। यह इसकी तटस्थ अवस्था है, और जब उत्तेजित अवस्था में आएगी सल्फर तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इनमें शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये एक हो गया, ये भी एक हो गया, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। ये इसकी उत्तेजित अवस्था है। अब इसके पास एक S, 3p और 2d कक्षक उपलब्ध है संकरण के लिए, तो यहां पर हो जाएगा sp3d2 संकरण, और टोटल आपको 3, 2, 5 और 1 6 ऑर्बिटल sp3d2 के मिल जाएंगे। 6 ऑर्बिटल उपलब्ध हो गए। अब इन 6 ऑर्बिटल में एक एक फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाया और ये बन गया SF6। बहुत साधारण ढंग से समझाया है, बहुत बढ़िया दिया है इसमें, उसी को मैं आपको बताया। तो क्या क्या हुआ कि सबसे पहले यहां से एक इलेक्ट्रॉन और यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, फिर इनमें sp3d2 संकरण हुआ, और ये जितने भी ऑर्बिटल बने, 6 ऑर्बिटल बने, उसमें 6 में एक एक F जो है फ्लोरीन जो है जुड़ करके बंध बना लिया SF6। ठीक है, और इसमें समअष्टफलक के 6 कोणों की ओर प्रक्षिप्त होते हैं। इसकी संरचना इस अणु की समअष्टफलक होंगे। समअष्टफलक का मतलब होता है 8 फलक जरूर होंगे, लेकिन उसके सिर्फ 6 फलकों पे बंध बनेंगे, और एक फलक जो है ये जो इससे पहले कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो रहेंगे। ठीक है, ऐसा है, बहुत बढ़िया बनाया है। ये देखिए समअष्टफलक की संरचना बनी हुई है। तो अगर आप इन संरचनाओं को बना लेते हैं ना, तो आपके रिटन वाले जितने पेपर हैं 11, 12 के, उस टाइप के पेपर में भी पूरे नंबर आएंगे आपको। बाकी नीट की तैयारी में तो आपको नाम याद रखना है किसमें कैसा है, बाकी कोई ज्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट है आणविक कक्षक सिद्धांत। देखिए, अभी तक हमने परमाणु के कक्षक पढ़े हैं कि परमाणु में S, P, D, F ये सब ऑर्बिटल होते हैं, कक्षक होते हैं। लेकिन जब ये परमाणु आपस में जुड़ के अणु बना लेते हैं तो परमाणु के कक्षक अब अणु के कक्षक कहलाएंगे, क्योंकि अब वो परमाणु की अपनी निजी पहचान नहीं है, अब वो अणु का भाग है। इसलिए सभी परमाणुओं के जो कक्षक हैं अब वो अणु के कक्षक कहलाएंगे। हालांकि उसमें भी इलेक्ट्रॉनों का वितरण वैसे ही रहेगा, लेकिन बंध बनने के बाद उनमें इलेक्ट्रॉन्स के पेयर दिखेंगे आपको आणविक कक्षक में। क्योंकि परमाणुविक कक्षक में जो संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन थे उनमें से कुछ जो हैं वो अकेले अकेले थे, अयुग्मित थे। तो यहां पर आपको युग्मित दिखेंगे, ज्यादातर अयुग्मित वाले युग्मित हो जाते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत F. हुंड तथा R.S. मोलिकन द्वारा 1932 में विकसित किया गया है। आपको मोलिकन के बारे में याद होगा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को जानने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मिलिकन का ऑयल स्प्रे एक एक्सपेरिमेंट था परमाणु की संरचना में, मैंने आपको बताया है। और हुंड के बारे में भी आपको ध्यान होगा, हुंड का नियम, जिसमें वो किस तरह से परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छा नियम दिया है। पहला, जिस प्रकार परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न परमाणु कक्षकों में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार अणुओं में इलेक्ट्रॉन विभिन्न आणविक कक्षकों में उपस्थित होते हैं। क्योंकि अब परमाणु कक्षक की जो पहचान है वो नष्ट हो गई, अब वो आणविक कक्षक हो गए हैं। आणविक कक्षक
तुल्य ऊर्जाओं एवं उपयुक्त सम्मिति परमाणु कक्षकों के संयोग से बनते हैं। ये देखिए वही बताया मैंने कि आणविक कक्षक जो हैं परमाणु कक्षकों से ही बनते हैं, उनके संयोग से बनते हैं। परमाणु कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन केवल एक ही नाभिक के प्रभाव में रहता है, जबकि आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दो या अधिक नाभिकों के द्वारा प्रभावित होता है। क्योंकि अगर अणु बनते समय दो परमाणु मिले हैं तो दोनों के प्रभाव में रहेगा, तीन मिले हैं तो तीन, चार तो चार, मतलब सभी परमाणुओं के नाभिक सभी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किए रहते हैं। उसी से अणु बनता है, उसी से अणु बना हुआ है और वो परमाणु जुड़े हुए हैं। यह संख्या अणु में परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। इस प्रकार परमाणु कक्षक एकल केंद्र की होता है, जबकि आणविक कक्षक बहुकेंद्र की होता है। ठीक है, तो मतलब यह है कि परमाणु के कक्षकों के इलेक्ट्रॉन एक ही नाभिक के आकर्षण में रहते हैं, आणविक कक्षक के इलेक्ट्रॉन बहुत सारे नाभिकों के आकर्षण में रहते हैं, इसलिए यहां पर बहुकेंद्र की लिखा है। केंद्रक मतलब नाभिक, उससे आकर्षित रहते हैं अणु में। बने हुए आणविक कक्षकों की संख्या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या के बराबर होती है, क्योंकि परमाणु के ही कक्षक आणविक कक्षक कहला रहे हैं। जब दो परमाणु कक्षकों को मिलाया जाता है तो दो आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। इनमें से एक आबंधन आणविक कक्षक और दूसरा प्रति आबंधन आणविक कक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट और एंटी बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट क्या है यह भी हम बात करते हैं। आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है, अतः उसका स्थायित्व संगत प्रति आबंधन आणविक कक्षक से अधिक होता है। चूंकि आबंधन कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लिए हुए हैं और बंध बनाते समय कुछ ऊर्जा मुक्त हो गई है, इसलिए उनके पास ऊर्जा कम हो गई है। समझ रहे हैं, ऊर्जा कम हो गई है। जबकि प्रति आबंधन जो आणविक कक्षक हैं उनके इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं, तो उनकी ऊर्जा निकल नहीं पाई है, इसलिए उनकी ऊर्जा ज्यादा है। यहां पर जिस प्रकार किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण परमाणु कक्षक द्वारा दिया जाता है, उसी प्रकार किसी अणु में नाभिकों के समूह के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रायिकता वितरण आणविक कक्षक द्वारा दिया जाता है। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना। आप ये बताते हो ना कि इस परमाणु के इस कक्षक में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है या पाए जाते हैं, तो वैसे ही आप आणविक कक्षक में भी बताओगे कि आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन इतने पाए जाते हैं। एक्चुअली वो परमाणु कक्षक ही तो हैं, इसलिए कोई ज्यादा अंतर आपको वहां पर नहीं दिखेगा। परमाणु कक्षकों की भांति आणविक कक्षकों को भी पॉली सिद्धांत और हुंड के नियम का पालन करते हुए आफ-बाउक के अनुसार भरा जाता है। ये सारे नियम मैंने आपको बताए हैं जब मैंने आपको परमाणु की संरचना पढ़ाई है। हुंड का नियम, पाउली अपवर्जन नियम, आफ-बाउ नियम। आफ-बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं थे, जर्मन वर्ड है। इस टाइप से नियमों को हम पढ़े हुए हैं पहले भी। अब है आणविक कक्षकों का निर्माण, परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग। भाई परमाणु कक्षक एक दूसरे के सामने आएंगे तो उनके एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नाभिक के द्वारा आकर्षित होते हैं, जिससे वो ज्यादा बंधन महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ और उससे कुछ ऊर्जा निकल जाती है। इस तरह से उनका संयोग हो जाता है। तो अब वो दोनों परमाणु के जो कक्षक हैं वो उस एक अणु के कक्षक कहलाएंगे। जैसे मान लो कि एक परमाणु में तीन, दूसरे परमाणु में भी तीन कक्षक हैं, और जब वो दोनों मिलकर आणविक कक्षक बना लिए, अणु बना लिए, तो अणु में आणविक कक्षक हो जाएंगे 6, क्योंकि वो दोनों मिलकर के जुड़ गए वहां पर। जैसा कि आप जानते हैं तरंग यांत्रिकी के अनुसार परमाणु कक्षक को एक तरंग फलन के रूप में दर्शाया जा सकता है। तरंग फलन का मतलब यह होता है कि आप तरंग की प्रकृति के द्वारा उनका वर्णन कर सकते हो। ठीक है, यह फलन इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को दर्शाता है तथा इसे श्रोडिंगर समीकरण के द्वारा हल कर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर श्रोडिंगर इक्वेशन जो है एनसीईआरटी में तो करीब करीब नहीं दिया था, थोड़ा सा दिया था, और हम जब डिटेल पढ़ते हैं केमिस्ट्री को तो श्रोडिंगर इक्वेशन को निकालना सीखते हैं, उसको समीकरण को हल करना सीखते हैं। ठीक है,
परंतु एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले निकाय के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हल नहीं किया जा सकता है। आपने ये देखा था कि श्रोडिंगर समीकरण को आप हाइड्रोजन परमाणु में प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से लग जाता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु में श्रोडिंगर इक्वेशन को लगाना चाहेंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये अलग बात है कि कंप्यूटर की सहायता से आज के डेट में कुछ इसके समीकरण के हल प्राप्त किए गए हैं। इसलिए आणविक कक्षक जो अणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन है को श्रोडिंगर समीकरण के हल से सीधे प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि जब अणु बन गया तो वहां पर कम से कम 2 परमाणु जुड़े हैं और दोनों परमाणु में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन है, तो अणु में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में श्रोडिंगर इक्वेशन को लगाना कठिन होता है। इसलिए आणविक तरंग फलन निकालना यहां पर श्रोडिंगर से दिक्कत है। इस कठिनाई का निराकरण एक सन्निकट अप्रॉक्सीमेशन विधि के सहारे किया जाता है। इस विधि को परमाणु कक्षकों का रैखिक संयोग या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लिकाओ कहा जाता है, LCAO कहा जाता है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल सीधे सीधे रैखिक मतलब लाइन से जोड़ते हैं एक दूसरे से, तो उसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO कहा जाता है। मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन के जगह हम LCAO का प्रयोग करेंगे। आइए हम एक समनाभिकी द्विपरमाणु अणु H2 पर इस विधि का अनुप्रयोग करें। समनाभिकी द्विपरमाणु अणु का मतलब है उसमें जो 2 परमाणु हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, उनके नाभिक एक जैसे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, उनमें हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। मान लो हाइड्रोजन अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु A B से बना है, दोनों परमाणु एक ही समान है, केवल सुविधा के लिए हमने उसको A और B से चिन्हित किया है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में उसके 1s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन परमाणु कक्षकों को हम तरंग फलन साई A तथा साई B के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। गणितीय रूप से आणविक कक्षकों को परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग व्यक्तिगत परमाणु कक्षकों के तरंग फलन साई A तथा साई B के योग का अंतर द्वारा किया जाता है। देखिए, दोनों के तरंग फलन हमने लिखा, दोनों हाइड्रोजन परमाणु के साई A साई B। अब इसको आगे हम इसका डेरिवेशन कैसे कर रहे हैं, देखिए कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तरंग फलन कितना आएगा। तो दोनों के देखिए यहां पर क्या लिखा है, इसको शब्द को समझिए पहले। A और B के योग या अंतर द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब या तो दोनों को जोड़ेंगे या दोनों में से एक दूसरे को घटाएंगे। इससे इस प्रकार 2 आणविक कक्षक सिग्मा तथा सिग्मा स्टार प्राप्त होते हैं। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो सिग्मा और एक से दूसरे को घटाते हैं तो सिग्मा स्टार। परमाणु कक्षकों के योग से बनने वाले आणविक कक्षक सिग्मा को आबंधन आणविक कक्षक और परमाणु कक्षकों के अंतर से बनने वाले आणविक कक्षक सिग्मा स्टार को प्रति आबंधन आणविक कक्षक कहते हैं। तो ये आबंधन कक्षक है जिसमें बंध बना है और ये प्रति आबंधन कक्षक है जिसमें बंध नहीं बना है। इसलिए ये ज्यादा स्थायी है, ये स्थायी नहीं है, क्योंकि इसमें ऊर्जा कम हो गई है, निकल गई ऊर्जा, तो ज्यादा स्थायित्व को उसने प्राप्त कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि साई A 1 इलेक्ट्रॉन, साई B 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, ऊर्जा स्तर निम्न है इसलिए इसको नीचे में लिखे हैं। देखिए ऊर्जा स्तर ऊपर है इसलिए इसको ऊपर में लिखे हैं। तो दोनों जुड़ करके एक दूसरे के साथ बंध बना लिए हैं, तो ये बंधन ऑर्बिटल हुआ। और जो प्रति आबंधन है, चूंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं है इसलिए खाली दिखेगा आपको। आबंधन कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम है और प्रति आबंधन कक्षक जिसकी ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से अधिक है। इसलिए आप देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है बंध बनाने वाले इस कक्षक में दिख रहा है, ये कक्षक खाली है क्योंकि वहां पर ऊर्जा अधिक है, तो स्थायी बनेगा ही नहीं वहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, गुणात्मक तौर पर आणविक कक्षकों का बनना संयोग करने वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन तरंगों के रचनात्मक तथा विनाशी व्यतिकरण के रूप में समझा जा सकता है। देखिए जैसे तरंग निकला इलेक्ट्रॉनों से, इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा देते हैं तो तरंग निकलते हैं। तो मान लो कि ये एक तरंग निकल रहा है एक परमाणु से और ये तरंग निकल रहा है दूसरे परमाणु से। देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप,
इन दोनों तरंगों को देखिए, दोनों तरंगों के जो श्रृंग हैं ये एक दूसरे के ठीक पैरेलल में है और गर्द भी एक दूसरे के पैरेलल में है। तो दोनों का यहां पर जो है योग हो जाएगा और ये काफी बड़े तरंग बन जाएंगे। इससे जो है परमाणु के बीच में आबंधन होगा। लेकिन मान लो एक का श्रृंग एक के गर्त के सामने पड़ जाता है तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, तो ये विनाशी हो जाएगा। तब ये जो तरंग है वो सीधा चला जाएगा, इसमें कोई भी तरंग आपको दिखेगा नहीं, जीरो हो जाएगा तरंग। तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे श्रृंग श्रृंग और गर्त गर्त, तो तरंग बढ़ जाएगी, एक दूसरे के विरुद्ध काम कर देंगे। श्रृंग के विरुद्ध गर्त और गर्त के विरुद्ध श्रृंग आ जाएंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। ठीक है। आबंधन आणविक कक्षक के निर्माण में आबंधी परमाणुओं की दो इलेक्ट्रॉन तरंगे एक दूसरे को प्रबलित करती हैं, मतलब एक दूसरे के बल को बढ़ाती हैं, एक दूसरे के सामने पड़ते हैं, अर्थात इनमें रचनात्मक व्यतिकरण होता है। दूसरी ओर प्रति आबंधन आणविक कक्षक के निर्माण में ये इलेक्ट्रॉन तरंगे एक दूसरे को निरस्त करती हैं, अर्थात इनमें विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है, एक दूसरे के सामने उल्टे पड़ते हैं, श्रृंग के सामने गर्त तो गर्त के सामने श्रृंग, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो प्रति आबंधन बनता है, अर्थात इनमें विनाशी व्यतिकरण होता है। इनके परिणाम स्वरूप आबंधन आणविक कक्षक में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व आबंधित परमाणुओं के बीच अवस्थित होती है। तो आणविक कक्षक में कौन से में इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो जो आबंधित कक्षक हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, जबकि प्रति आबंधी आणविक कक्षक में अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों नाभिकों के बीच के क्षेत्र में दूर अवस्थित होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचा तो प्रति आबंधन में दूर चला जाएगा और वास्तव में दोनों नाभिकों के मध्य एक निस्पंद तल यानी नोडल प्लेन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होता है। निस्पंद तल या नोडल प्लेन का मतलब होता है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, अतः नाभिकों के बीच उच्च प्रतिकर्षण होता है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पर नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉन थे इलेक्ट्रॉन के कारण से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। वो भाई एक का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को, दूसरे का नाभिक पहले के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, तो कुछ आकर्षण पैदा हो रहा था। लेकिन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सिर्फ प्रतिकर्षण होगा, इसलिए दूर जाएंगे वो। आबंधी आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिकों को परस्पर बांधे रखने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को नाभिक, अतः ये अणु को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक आबंधन आणविक कक्षक उस परमाणु कक्षकों से सदैव कम ऊर्जा रखता है जिनके संयोग से वह बनता है। तो चूंकि वो आकर्षण बल काम कर रहा है उस समय कुछ ऊर्जा निकल जाती है, इसलिए परमाणुओं की तुलना में जब वो परमाणु अणु बना लेते हैं तो उसमें ऊर्जा कम हो जाती है। परमाणु जब अकेले अकेले थे तो वहां ऊर्जा ज्यादा थी, जब वो बंध बना लिए तो ऊर्जा कम हो गई। इसके विपरीत प्रति आबंधन आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन अणु को अस्थायी कर देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन वहां पर होंगे तो इलेक्ट्रॉनों एवं नाभिकों के बीच आकर्षण इस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण से कम होता है। अगर प्रति आबंधन आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो वह इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन है वो एक जैसा रहेगा। इलेक्ट्रॉन उल्टे रहेंगे तो आकर्षित करेंगे, सीधे रहेंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे। तो प्रति आबंधन कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित हो रहे हैं, इसलिए दोनों अणु दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इससे ऊर्जा में सकल वृद्धि होती है। तो अणु तभी बन पाएगा जब प्रति आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन नहीं है और आबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन है, तभी आप परमाणु बना सकते हो, अणु बना सकते हो, नहीं तो प्रतिकर्षित हो जाएंगे। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रति आबंधन कक्षक की ऊर्जा संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से उतनी ही ज्यादा अधिक होती है जितनी मात्रा में आबंधन आणविक कक्षक की ऊर्जा कम होती है। आबंधी कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन ने संयोग किया उस समय जितनी ऊर्जा निकली उतनी ऊर्जा प्रति आबंधन कक्षक में जुड़ती है, इसलिए उसमें उतनी ऊर्जा बढ़ जाती है, इसमें उतनी ऊर्जा कम हो जाती है। इस प्रकार
दोनों आणविक कक्षकों की कुल ऊर्जा वही रहती है जो दो मूल परमाणुओं की होती है। ठीक है, तो टोटल में एक में बढ़ रही है, मतलब जो ऊर्जा निकली वो प्रति आबंधन कक्षक में जाके समा गई, तो अणु के अंदर ही रह गई, ऐसा हुआ, उनके अंदर के कक्षकों में ही रह गई। अब परमाणु कक्षकों के संयोग की क्या क्या शर्तें हैं? परमाणु कक्षकों के रैखिक संयोग से आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए निम्न शर्तें हैं। पहला, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा समान या लगभग समान होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगी अगर एनर्जी में दो परमाणुओं के, तो फिर वो आबंधन टिक नहीं पाएगा और वो अस्थायी हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि एक 1s कक्षक दूसरे 1s कक्षक से संयोग कर सकता है, परंतु 2s कक्षक से नहीं, 1s के साथ, 2s के साथ, क्योंकि 2s कक्षक की ऊर्जा 1s कक्षक की ऊर्जा से अधिक होती है। अतः यह सत्य नहीं है कि परमाणु, यह सत्य नहीं है यदि परमाणु भिन्न प्रकार के हैं, लेकिन अगर परमाणु अलग अलग हैं तो फिर वो संयोग कर सकते हैं। एक ही तरह के परमाणु रहेंगे तो फिर वो समान कक्षक में ही बंध बन सकता है। अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं तो फिर भिन्न कक्षकों में भी संयोग हो सकता है। दूसरा, संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की आणविक अक्ष के परितः समान सममिति होनी चाहिए। परिपाटी के अनुसार जेड अक्ष को आणविक अक्ष मानते हैं। यहां यह तथ्य मालूम है कि समान या लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक केवल तभी संयोग करेंगे जब उनकी सममिति समान है, अन्यथा नहीं। जैसे 2pz परमाणु कक्षक दूसरे परमाणु के 2pz कक्षक से ही संयोग करेगा, परंतु px या py कक्षकों से नहीं, क्योंकि उनकी सममिति समान नहीं है। मान लो एक कक्षक y वाला ऐसा है, x वाला ऐसा है और z वाला ऐसा है, तो दूसरे के z से ही ये z बन सकता है। भाई इससे और इससे सममिति अलग होगी, देखिए, तो एकदम एक दूसरे से सामने नहीं पढ़ पाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों को अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए। जितना अधिक अतिव्यापन होगा परमाणु कक्षकों के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व तो उतना अधिक होगा। अतिव्यापन का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि परमाणु कक्षक जब मिलते हैं तो एक दूसरे से समा जाते हैं, थोड़े से अतिव्यापन कर लेते हैं, और जितना ज्यादा अंदर समाएंगे उनका आकर्षण नाभिकों के द्वारा ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा मजबूत बंध वहां पर बन जाएगा। यहां पर कुछ आणविक कक्षक के बारे में दिया है, देखिए, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए 1s कक्षक एक परमाणु का और 1s कक्षक दूसरे परमाणु का जुड़ते हैं, तो ये दोनों परमाणु देखिए सिग्मा वाला बंध बना के जुड़ गए, लेकिन सिग्मा स्टार वाले में ये इलेक्ट्रॉन आपको नहीं दिख रहे हैं, तो यहां से जो ऊर्जा निकली इसमें समा गई। ठीक है, ये देखिए 1s मिलकर के सिग्मा 1s बनाए हैं, तो दोनों परमाणु आपस में जुड़ गए हैं, देखिए, ठीक है। और उसी को ये समाये हुए यानी कि ओवरलैप करता हुआ दिखाया है, दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप कर दिए हैं, अति व्यापन कर दिए हैं। देखिए यहां पर ये प्रति आबंधन वाला है और ये आबंधन वाला है, सिग्मा और सिग्मा स्टार दो अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि 2pz है, इनमें जब बंध बना तो इस तरह से बंध बना है कि ये जो 2pz जो है एक साथ आ गए, तो यहां पर सिग्मा बंध बना और यहां पर सिग्मा स्टार बंध बना है, प्रति आबंधन और आबंधन। तो प्रति आबंधन वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, आबंधन वाले में इलेक्ट्रॉन रहेंगे। यहां पर आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इस तरह का जो अपन सिस्टम दिखाते हैं इसमें एक में तो इलेक्ट्रॉन दिखेगा, दूसरे में नहीं दिखेगा, है ना। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं कि x वाला x वाले के साथ ही बंध बना रहा है और वहां पर भी पाई बंध बन रहा है। वहां पर पहले सिग्मा बंध बन रहा था, यहां पर पाई बंध बन रहा है। अगर एक सिग्मा बंध बन गया तो बाकी दोनों पाई बंध बन सकते हैं। तो सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर देख सकते हैं कि सिग्मा फेस टू फेस जुड़ रहे हैं, जबकि पाई बंध जो है साइड बाय साइड जुड़ रहे हैं, इस तरह का बंध बन रहा है। तो एक्स वाला
और यहाँ पर हो सकता है जेड वाला भी दिखाया हो, नहीं दिखाया है, जेड वाला पहले देख लिए, एक्स और वाई वाले में पाई बंध बनेंगे। कक्षक से संयोग करेगा परंतु एक्स और वाई से नहीं, ठीक है। संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों को अधिकतम अतिव्यापन करना चाहिए, जितना अधिक अतिव्यापन होगा आणविक कक्षकों के नाभिकों के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व उतना अधिक होगा। इसको हमने अभी पिछले स्लाइड में भी पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आणविक कक्षकों के प्रकार, ठीक है। तो इनको मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।